हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? पिछले लेक्चर नंबर 7 में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस को लेकर कुछ एक्सेप्शनल केसेस समझाए थे विद प्रॉपर रीजनिंग। सिर्फ एक्सेप्शनल केस के नाम पे ये रटना है ऐसा कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने प्रॉपर रीजनिंग के थ्रू उन एक्सेप्शनल केसेस को समझा। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब जो जनरल पीरियोडिक ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो हम लोग एटॉमिक रेडियस में अभी तक मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस और वॉन्डरवॉल रेडियस और पीरियोडिक ट्रेंड और इसके साथ साथ एटॉमिक रेडियस के एक्सेप्शनल केसेस ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी पे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो चलिए देखते हैं सीधा आयनिक रेडियस के बारे में। सो व्हाट इज आयनिक रेडियस? आयनिक रेडियस का मतलब है कि कोई एलिमेंट अपने आयनिक फॉर्म में क्या रेडियस शो कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो उसके हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर आयन के रेडियस की बात कर रहे होंगे, तो वो जरूर किसी ना किसी आयनिक कंपाउंड में ही ऐसा काम शो कर रहा होगा। क्योंकि जो नॉन आयनिक होते हैं उसमें जो हम चार्ज बताते हैं वो चार्ज वर्चुअल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन आयनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट के ऊपर चार्ज आता है वो उनका रियल चार्ज होता है। जैसे मैं बात करूं सोडियम, तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है। अब ये उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज कैसा है? रियल चार्ज है। ये उसका रियल चार्ज है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम आयनिक कंपाउंड बनाता है NaCl। अगर उस NaCl को मैं पानी में डालूंगा तो Na+ और Cl- मुझे मिलेगा जो कि रियल चार्ज है। अच्छा, आप सोचिए कि मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को सोचूं इसी तरीके से, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हमें रेडॉक्स चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, बट थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग सकता है। अगर मैं CCl4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करूं तो क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो हैलोजेंस पे हमेशा -1 चार्ज आता है। -1 तो मिलता ही है ना। तो हैलोजन पे अगर -1 चार्ज आता है, क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा, तो कार्बन पे ऐसे करते करते कितना चार्ज आ जाएगा? +4। तो ये कार्बन का +4 और क्लोरीन का -1, क्या ये रियल चार्ज है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कार्बन और क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। तो हमने ये हाइपोथेटिकली इस बात को समझा कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, अपनी तरफ छीनने की टेंडेंसी रख रहा है। अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो Cl पे -1 और कार्बन पे +1 आएगा। और ऐसा करते हुए सभी के हिसाब, सभी को अगर हम ब्रेक करेंगे तो सभी Cl पे -1, तो कार्बन पर टोटल +4 आ जाएगा, यानी ये वर्चुअल चार्ज होता है। ओके, ये थोड़ी सी आगे की बात मैंने आपको बता दी क्योंकि चार्जेस के बारे में ये बात जानना बहुत जरूरी है। भले ही हम रेडॉक्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने को चार्जेस के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि रियल चार्ज क्या होता है और वर्चुअल चार्ज क्या होता है। चलिए टॉपिक से डेविएट नहीं करते हैं, सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे कि आयनिक रेडियस क्या होती है। तो किसी आयनिक कंपाउंड में आयन की रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे? आयनिक रेडियस। ये डिफाइन कैसे होती होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उस पर्टिकुलर मेटल आयन में न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की जो दूरी होगी, पहले तो हम लोग कोवेलेंट में क्या करते थे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देते थे, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा तो कर नहीं सकते, ऐसा तो बोल भी नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि किसी आयन का साइज छोटा होगा, किसी आयन का साइज बड़ा होगा, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ नहीं हो सकता है। ओके, तो हम क्या कहेंगे भाई? न्यूक्लियस से एक अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की एक अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो एटॉमिक रेडियस में मैंने पहले ही बताया था, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर मेटल आयन में न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की एक अप्रॉक्स डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं?
आयनिक रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अब आयन बनता कैसे है? तो मेटल या कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन से आयन आता है। क्योंकि अगर मैं आयनिक रेडियस बोलूंगा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ मेटल ही लूंगा। अगर मैं आयनिक रेडियस बोल रहा हूं तो मैं मेटल भी लूंगा और नॉन मेटल भी लूंगा, क्योंकि मेटल बनाएगा केटायन, तो वहां तो केटायनिक रेडियस की बात करेंगे, और जो नॉन मेटल होगा वो बनाएगा एनायन, तो उसमें एनायनिक रेडियस की बात करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, केटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस वाली और आयनिक रेडियस वाली। चलिए देखते हैं। द अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इन एनी आयन प्रेजेंट इन एनी आयनिक कंपाउंड इज नोन एज आयनिक रेडियस। आयन कैसे बनता है? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो केटायन बनेगा, गेन होगा तो एनायन बनेगा, हम सभी को मालूम है। वी कैन ओनली क्वालिटेटिवली डिफाइन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा एग्जैक्ट फंडा नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री कुछ नहीं है, तो हम क्या कर पाएंगे? हम कोई मीजर करने नहीं जा रहे हैं, हम तो एक अप्रॉक्स आइडिया लेकर ये बता रहे थे आपको कि आयनिक कंपाउंड में ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, दूसरी बात कि हम सिर्फ क्वालिटेटिवली ही ये बात को डिफाइन करेंगे। क्वालिटेटिवली कैसे डिफाइन करेंगे? यानी मैं डिफाइन ये करूंगा कि भाई लिथियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन में किसकी आयनिक रेडियस बड़ी है, किसकी आयनिक रेडियस छोटी है। ओके, हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला मैं बताऊंगा और न्यूक्लियस से वैलेंस शेल की बीच की दूरी आप निकाल लोगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ओके, चलिए देखते हैं। तो आयन, जैसा कि मैंने आपको बताया, आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनेगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन बनेगा। तो चलिए इसी बात को समझते हैं अच्छे से। बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन कैसे बन रहा होगा? बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एलिमेंट है या मेटल है M, और वो मेटल एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो M पे प्लस आ जाएगा और यहां E माइनस आ जाएगा। ओके, अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो Z बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा होता है। ठीक है ना? तो यहां पर प्रोटॉन इसमें कितने हैं? Z, और इसमें भी प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी Z। तो Z इज इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं। तो भाई मैंने लिख दिया कि यहां प्रोटॉन Z है और यहां पर भी प्रोटॉन Z है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? अगर ये न्यूट्रल एटम है तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो भी Z है। लेकिन जैसा कि मैं यहां देख रहा हूं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेस हो चुका है, निकल चुका है, लॉस हो चुका है, तो यहां आ जाएगा Z-1। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बताया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकाला जाता है यह भी बताया था। आज एक बात और समझ लीजिए कि जो हमारा ENC होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/E रेशियो, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ये चार में से किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो आप पूरा स्लैटर रूल लगा के निकालें क्वालिटेटिवली, ऐसा काम नहीं करना है। क्वांटिटेटिवली आप नहीं निकालेंगे, वहां पर आपको क्वालिटेटिवली चेक करना है, कंपेयर करना है कि किसका Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, किसका Z इफेक्टिव कम होगा। तो ऐसे में मैं P/E रेशियो भी चेक करता हूं, है ना। तो P/E रेशियो चेक कर सकते हैं हम लोग, और P/E रेशियो चेक करने से हम डायरेक्टली बता देंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका होगा ज्यादा, किसका कम होगा। जब हमसे कोई यह बोलेगा कि नहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बताओ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना जनरेट हुआ यह बताओ, तब हम स्लैटर रूल लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए इन्हीं सब बातों से जरा समझते हैं।
सबसे पहले यहां पर जेड प्रोटॉन जेड इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, दिख रहा है आपको मेटल में। जब मेटल से मेटल आयन बना तो जेड प्रोटॉन जेड -1 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर रहे हैं। तो बताइए होल्ड अच्छा हुआ या बेकार हुआ? होल्ड अच्छा हुआ या बेकार हुआ? तो भाई होल्ड तो अच्छा हुआ, क्योंकि पहले जेड प्रोटॉन जेड इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ध्यान दे रहे थे, बाइंड अप कर रहे थे उनको, उनके ऊपर अपना फोर्स लगा रहे थे। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? जेड -1, और प्रोटॉन वो तो नहीं है। तो इसका मतलब जेड प्रोटॉन अब जेड -1 पे अपना होल्ड लगा रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि होल्ड बढ़ गया होगा। समझ में आ रहा है? होल्ड बढ़ गया होगा, यानी कि इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेटल से मेटल आयन जाने में क्या हुआ? इंक्रीज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, एलिमेंट वही है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर शेल कुछ श्रिंक हो गई होगी, और कुछ श्रिंक हो गई होगी का मतलब हो गया कि इसका एटॉमिक रेडियस यानी इसका आयनिक रेडियस अपने मेटल से इसका रेडियस छोटा होगा। और यह बात बिल्कुल 100% हर जगह वैलिड है। हर मेटल आयन का अपने पेरेंट एटम से साइज क्या होता है? छोटा। हर मेटल आयन का अपने पेरेंट एटम क्या हो गया? M, उससे साइज छोटा होगा। तो इस पूरी रीजनिंग से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की रीजनिंग से अपने को यह समझ में आया कि साइज M का बड़ा है किससे? M+ से। अच्छा, जरा इसी बात को थोड़ा सा और सोचिए। अगर इस M+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो प्रोटॉन तो जेड ही रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? जेड -2। यानी होल्ड अच्छा हुआ, पहले से ज्यादा अच्छा हुआ, या पहले से ज्यादा बेकार हुआ, या कुछ नहीं हुआ, बराबर हुआ। तो होल्ड और अच्छा हो गया, और ज्यादा अच्छा हो गया। क्यों? अब 2 इलेक्ट्रॉन भाग गए टोटल, तो अब मेटल ज्यादा ताकत से होल्ड कर रहा होगा। यानी कि जैसे जैसे मैं केटायन पे चार्ज बढ़ाता चला जाऊंगा, साइज और छोटा होता चला जाएगा। लेकिन आप इसको कंपेयर कैसे करेंगे? आप इसको उसी मेटल या मेटल आयन में कंपेयर करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि कोई M मेटल है तो किसी दूसरे एलिमेंट से इसका कंपैरिजन करने लगे। आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। आप उसी सेम मेटल के अंदर न्यूट्रल एटम, केटायन और हाईली पॉजिटिवली चार्ज केटायन को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जैसे जैसे केटायन पे चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या होगा? तो देखिए यहां Z/Z ही है, और यहां Z/Z -1 है। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम ले लूं तो 11 होता है एटॉमिक नंबर। 11 प्रोटॉन को 11 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहे हैं, तो 11/11 1 हो गया। सोडियम आयन में क्या हो रहा होगा? 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर रहे होंगे। 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड कर रहे होंगे, तो 11/10 हो जाएगा P/E रेशियो, यानी 1 से बड़ा आएगा। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं। ये जनरली ये भी एक बताने का तरीका है, लेकिन इससे जेड इफेक्टिव की वैल्यू नहीं आती। याद रखिएगा ये बात, इससे जेड इफेक्टिव की वैल्यू नहीं आती। आप ये ना बता दीजिएगा 11/10 सर आपने सिखाया था, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू सोडियम आयन की हो गई 1.1। ऐसा मत बोलिएगा। वो फिर जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालने के लिए आपको स्लैटर्स रूल पे ही जाना पड़ेगा। क्या ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया? ठीक इसी तरह से एनायन में होता है। अब चलिए ये भी जान लीजिए कि एनायन में क्या होता है। जैसे मैंने यहां पर मेटल M लिया, वैसे ही मैं यहां पर नॉन मेटल X ले रहा हूं। अब ये नॉन मेटल X में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? एनायन X-।
अब देखिए यहां पर प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन, इसका भी एटॉमिक नंबर अगर Z है तो वो Z के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा Z प्लस, सॉरी यहां पर भी Z रहेगा, प्रोटॉन में थोड़ी ना चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन में चेंज होता है। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भी Z होगा क्योंकि न्यूट्रल एटम है, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आया है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, Z+1। अब अगर यहां पर भी मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वही फंडा लगाऊं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/E रेशियो, तो मैं देख सकता हूं कि पहले Z प्रोटॉन Z इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करते थे और अब उन्हीं Z प्रोटॉनों को Z+1 इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना पड़ रहा है। तो बताइए होल्ड अच्छा हुआ या बेकार? तो होल्ड बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि अब की बार ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को होल्ड करना पड़ रहा है, तो न्यूक्लियर पावर उतनी अच्छी नहीं बन पा रही होगी। यानी कि अगर ये उतना अच्छा नहीं कर पाएगा होल्ड, यानी कि Z इफेक्टिव अगर वीक हुआ, अगर Z इफेक्टिव वीक हुआ तो क्या होगा, Z इफेक्टिव के स्ट्रांग होने से शेल श्रिंक होने लगती है, तो Z इफेक्टिव के वीक होने से क्या होने लगा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ गया होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया होगा, और इस वजह से साइज क्या हो गया होगा, इंक्रीजेस। तो क्योंकि यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हुआ, जिस वजह से साइज इंक्रीज हुआ। आप यह भी बोल सकते हैं कि साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ा। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर एनायन का अपने पेरेंट एटम से बड़ा साइज होता है, हर एनायन का अपने पेरेंट एटम से बड़ा साइज होता है। अब जैसे यहां पर मैंने चार्ज बढ़ाता गया, तो अगर यहां पर मैं चार्ज बढ़ाता तो क्या होता, अगर मैं यहां पर चार्ज बढ़ाता तो देखिए जैसे x3 माइनस, x2 माइनस, x माइनस और x, इनमें कंपेयर करना है, तो सबसे बड़ा साइज होगा x3 माइनस का। क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे चार्ज बढ़ता जाएगा, एनायन में, कैटायन में नहीं, एनायन में जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसी वैलेंस शेल में तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन रहते थे, Z, अब उसी वैलेंस शेल में क्या हो गया, Z+1 इलेक्ट्रॉन आ गए। आप खुद सोचो, जब जैसे हमारे घर में 4 मेंबर हैं, आप में से किसी में भी 4-5, अब कुछ रिलेटिव्स आ गए 2-4 लोग और, तो अब उनके साथ रूम शेयर करना पड़ेगा, और अगर उनके साथ उनके बच्चे भी हैं तो बच्चे बच्चे आपस में लड़ेंगे कि नहीं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि रहना तो उसी घर में है। रिलेटिव आ गए, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कोई होटल में कोई रूम बुक कर लेंगे, है ना, तो ऐसा वाला तो है नहीं, उन्हीं उसी घर में रखना है, और उसी घर में रखना है तो उसमें रूम भी लिमिटेड है। ऐसा भी नहीं है कि हमने कोई गेस्ट हाउस बना रखा है, तो अगर कोई गेस्ट हाउस नहीं बना रखा है तो अपने ही रूम में शेयर कराना पड़ेगा, और अपने ही रूम में शेयर कराएंगे तो बच्चे तो देखो लड़ेंगे भाई, और बड़े सोचेंगे कब जाएं, कब चले जाएं ये, है ना। तो इसका मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बढ़ने से Z इफेक्टिव वीक होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और साइज भी इंक्रीज होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा, X का। ओके, पहले आप यहां तक जल्दी से नोट कर लीजिए, और अगर इसको समझने में कोई डाउट है तो जल्दी से मुझे बताइए। इसको समझने में अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, वैसे ऐसा कुछ है नहीं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको केटायन में, एनायन में, और कैटायनिक और एनायनिक रेडियस को कंपेयर करना समझाया है। तो देखिए मैंने किसी की भी आयनिक रेडियस की वैल्यू नहीं निकाली, है ना, एक्सपेरिमेंटली निकाली जा सकती है, लेकिन हम लोग पेपर पेन पे कौन सा फॉर्मूला आ गया है जो हम लोग निकालेंगे, कुछ नहीं निकाल सकते। तो हम सिर्फ क्वालिटेटिवली कंपेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ओके, नो डाउट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आयनिक रेडियस में ही। अब ये जो बातें मैंने कही, इन्हीं को मैं केस वाइज आपको पॉइंट
बनाकर लिखवा देता हूं, इन्हीं को आपको पॉइंट वाइज लिखते जाना है। ओके, अब यहां तक तो समझ में आ ही गया आपको। चलिए देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड की बात करते हैं। तो अगर मैं पीरियोडिक ट्रेंड की बात करूं तो साइज ऑफ आयन इंक्रीज होगा। कहां इंक्रीज होगा भाई? टॉप टू बॉटम। अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नीचे जाने पे शेल बढ़ेगी, और शेल बढ़ेगी तो साइज ऑफ आयन भी बढ़ेगा। यानी Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, किसका साइज बड़ा होगा? Li प्लस से बड़ा Na प्लस, उससे बड़ा K प्लस। ठीक है, तो देखिए ग्रुप 1 में ये लगाया भी हुआ है, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस। अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करूं, सेम वही फंडा है, Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस, क्योंकि नीचे जाने पर लगातार क्या हो रहा है? शेल के नंबर बढ़ रहे हैं। ये जनरल पीरियोडिक ट्रेंड हुआ। एक्सेप्शन कुछ ना कुछ आएंगे तो उन पे भी बात की जाएगी। वैसे जितने एक्सेप्शनल थे वो सब बता ही दिए मैंने। 16th ग्रुप की बात करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम। यहां पर भी देखिए साइज, अब यहां पर यहां पर एलिमेंट को बदला जा रहा है। अब एलिमेंट को बदला जा रहा है तो चार्ज फिक्स कर रहा है, और कई बार ऐसा भी आप देखेंगे जहां पर एलिमेंट सेम होगा तो चार्ज वेरी करेगा। तो यहां उस पर्टिकुलर ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम सब में -2 चार्ज लगाकर पूछा जा रहा है साइज का ऑर्डर। तो नीचे जाने पे शेल बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा। ओके, इसमें F माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। चलिए, फॉर कैटायन ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ सेम पीरियड, हायर द चार्ज ऑन आयन, स्मॉलर विल बी इट्स साइज। क्या ये बात मैंने अभी आपको बताई थी? M प्लस और M2 प्लस 3 प्लस, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? M का। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज बढ़ाते जाएंगे, किस पे? कैटायन पे। कैटायन में कंपेयर किस में करेंगे? सेम मेटल में, सेम एलिमेंट में कंपेयर करेंगे, डिफरेंट में नहीं। क्योंकि डिफरेंट में कंपेयर करेंगे अगर, तो आपका कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज आपके काम नहीं आएगी, फिर वो रटना पड़ेगा। और ऐसे रटने वाले सवाल नहीं आते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत कुछ रटना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ऐसे अगर आते भी होंगे तो 1-2। अब 1-2 के चक्कर में हम लोग पूरा चैप्टर तो खराब नहीं करेंगे। तो क्या कर सकते हैं और कैसे हम लॉजिकली जवाब दे सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, उन बातों को हमें सीखना है और उन्हीं बातों को हमें समझना है। ओके, तो ये पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्रोमियम Cr+2 +3 +4 +6। अब इसमें जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। लेकिन अब क्रोमियम को क्रोमियम में ही रख के कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मैग्नीज से कंपेयर करने लगूंगा। ठीक है, ऐसा अगर कोई कंपेयर कराता है तो बिना डेटा याद किए, बिना रटे आप नहीं बता सकते। ओके, चलिए, अब जैसे ये है Mn2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, ये सब बनता है। तो इसमें चार्ज हमने कंपेयर किया, चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साइज घटता जा रहा है। सिंपल फंडा एक लाइन में समझो, कैटायन, हर कैटायन का अपने पेरेंट एटम से साइज छोटा होता है। चार्ज बढ़ाओगे कैटायन पे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उतना साइज छोटा होता चला जाएगा। हर एनायन का साइज अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। एनायन में जितना हाई चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे साइज बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ता जा रहा है। और यहां क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, इसलिए शेल श्रिंक हो रही है। ओके, चलिए, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, Cu प्लस Cu2 प्लस, ये सब क्या कंपेयर किया जा रहा है? साइज। ये सब साइज को कंपेयर किया जा रहा है। ऑर्डर ऑफ साइज, है ना? ये भी ना कहना आयनिक रेडियस कंपेयर कर रहे हैं, अदरवाइज देखो फंसोगे। अगर बोलोगे कि ये आयनिक रेडियस का ऑर्डर है, तो देखो मैं इधर तो मान लूंगा, इधर थोड़ी ना मानूंगा। जब वो आयन ही नहीं है तो आयनिक रेडियस कैसे हो गया? तो हम लोग जनरल बोलेंगे साइज कंपेयर कर रहे हैं। ओके, फॉर एन आयन, ये भी बात मैंने आपको बता दी। तो ये बात मैंने आपको बताई, O माइनस O2 माइनस। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा हायर चार्ज बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल आप लोग नोट कर लीजिए। बताइए, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम?
यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या होता है ये समझिए। आइसो का मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन सेम, यानी अगर सेम इलेक्ट्रॉन वाले सब्सटेंसेस को ले लिया जाए, दैट में बी अ न्यूट्रल एटम, दैट में बी अ कैटायन, दैट में बी अ एनायन। अब देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल रहा है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि हम सेम मेटल में ही अलग अलग चार्ज वालों को कंपेयर कर सकते हैं, है ना, चाहे वो कैटायन में हो चाहे वो एनायन में हो। लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को कंपेयर करने जा रहा हूं। लेकिन हम लोग कोई गूगल नहीं है कि हम लोग सर्च करके तुरंत बता देंगे कि रेडियस क्या है। हम लोग क्वालिटेटिवली कंपेयर करेंगे, और क्वालिटेटिवली कंपेयर करने में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, कोई ना कोई लॉजिक तो होना चाहिए। तो अब मैं कैटायन हो या एनायन हो या न्यूट्रल एटम हो, मैं वही स्पीशीज ले रहा हूं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम। तो ये एक पैटर्न है, तो ऐसे पैटर्न को भी आपको समझना है, तो वहां पे आप जरूर कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए होगा क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल लिया मैंने, Na+Mg2+Al3+ N3- होगा, यहां 3- गलत हुआ है, O2- होता है, 3- नहीं होता, F-। आप देखिए इन सबके एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, तो वो 11, 12, 13, 7, 8, 9। ओके, अब इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इन सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये जो लिखा है ना, ये सब छोड़िए, कुछ नहीं रटना है, कुछ याद नहीं करना। जेड इफेक्टिव पढ़ाया है ना, उसी पे आइए। अब जरा यहां पर यह सोचिए कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, ठीक है, प्रोटॉन वेरी कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा होल्ड कहां होगा ढूंढिए आप। तो सबसे अच्छा होल्ड वहीं होगा जहां ज्यादा प्रोटॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, और P/E रेशियो भी वहीं सबसे ज्यादा आएगा। तो कहां आएगा, कहां आएगा, यहां आएगा। 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, सबसे वर्स्ट होल्ड कहां आएगा, सबसे बेकार होल्ड कहां आएगा, वहीं आएगा जहां पर प्रोटॉन सबसे कम हो। कहां है सबसे कम प्रोटॉन, ये रहे। यानी कि जेड इफेक्टिव सबसे अच्छा कहां बन रहा होगा, Al3+ पे, और जेड इफेक्टिव सबसे बेकार कहां बन रहा होगा, N3- में। अब अगर यहां पर होल्ड बहुत अच्छा है, अगर यहां पर जेड इफेक्टिव मैक्सिमम है और यहां पर जेड इफेक्टिव मिनिमम है, तो इस वाले का साइज क्या हो रहा होगा, सबसे छोटा, और यहां मिनिमम है तो इस वाले का साइज क्या हो रहा होगा, सबसे बड़ा। यानी कि इस हिसाब से मुझे समझ में आने लगा कि मुझे एक्चुअल में साइज तो कंपेयर करना है, लेकिन मुझे वो कैसे कंपेयर करना है, मुझे ये देखना है कि कहां पर जेड इफेक्टिव सबसे अच्छा है, कब सबसे ज्यादा कहां पर है, और कहां पर जेड इफेक्टिव सबसे वीक है, क्योंकि जहां वीक होगा वहां पर साइज सबसे बड़ा होगा। ओके, क्योंकि होल्ड करने की पावर सबसे कम होगी। तो यहां पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में मुझे फंडा समझ में आ गया। वो क्या फंडा, ये है कि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे छोटा होगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम होंगे, वहां पर जेड इफेक्टिव सबसे कम, तो उसका साइज सबसे बड़ा। तो ये कुछ हवा से नहीं आ रहा है। अगर आपकी रीजनिंग, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो आपको ये सब रटने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो शॉर्टकट हो गए। पढ़ने के बाद इतना ना सब कुछ समझना और समझाना पड़े, तो एक शॉर्टकट बना लेते हैं जो हमारे तुरंत काम आएगा, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा।
तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। ओके, तो ऑर्डर समझ में आ गया। तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? N3 माइनस, उसके बाद O2 माइनस, उसके बाद F माइनस। ये तो हो गए एनायन में, तो क्या दिक्कत है? अपने को तो जेड इफेक्टिव ही चेक करना है ना। इसके बाद कौन सा आएगा? तो इसके बाद कौन सा आएगा? इन तीनों में देखिए, इसके बाद ये आएगा, फिर ये आएगा, और सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव अगर ये है, मैक्सिमम जेड इफेक्टिव है, तो सबसे छोटा साइज किसका आएगा? इसका आएगा। तो जरा ऑर्डर समझ लेते हैं। N3 माइनस, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। ये जो फंडा बताया, ये याद रखना, वैलिड ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। हर जगह ना लगा देना। ये फंडा सिर्फ कहां लगेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ओके, क्या आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाली बात समझ में आई? जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट करेंगे ये भी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट जल्दी से नोट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बताऊंगा। तो यहां पर आप देख लीजिए, साइज का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी मेरे को I माइनस I प्लस में कंपेयर करना है। अभी अभी आपको बताया है कैसे कंपेयर होना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, सब याद रखिएगा। ओके, ये पूरा क्वेश्चन, इसका ये पूरे कितने पार्ट है? 9 पार्ट है। इनको पूरा अच्छे से सॉल्व करके रखिएगा। ओके, अगले टर्न पे क्लास में आते ही आप लोग इसका आंसर देंगे। आप लोग ग्रुप में भी सॉल्यूशन सेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप सभी को अलग अलग अटेम्प्ट करना है। ये नहीं क्वेश्चन दिया और एक दूसरे से पूछ के कर लिया, इससे कुछ नहीं हासिल होगा, है ना। तो आप लोगों को पहले अटेम्प्ट करना है। आपने कितना सीखा, पढ़ा तो आप लोगों ने भी है, सबने है पढ़ा है, तो आपने कितना सीखा आपको अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस पे, और फिर लास्ट में आंसर टैली करने के लिए मैं बोल रहा हूं शेयर करना है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं, शेयर कर लेना है। तो ये मैं क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आयनिक रेडियाई इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी तक तो हम लोगों ने आयनिक रेडियाई जो पढ़ी थी वो क्या था? अच्छा सवाल है ये भी। आयनिक रेडियाई जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ी थी वो हम गैसियस फेस की बात कर रहे थे। अब हम आयनिक रेडियाई एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखिए, एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक रेडियाई को बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियाई। ये भी वर्ड याद रखिएगा। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब हम आयनिक रेडियस को डिफाइन कर रहे होते हैं तो उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियाई। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आखिर क्या होने वाला है? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, चलिए देखते हैं। वाटर, ये सब क्या है? वाटर एक्चुअल में 9th-10th में सीखा होगा, O के साथ ऐसे ऐसे H बन गया। वाटर, अभी अगला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग आने वाला है, ये सारी बातें जान जाओगे। वाटर में H2O मॉलिक्यूल का V शेप होता है, V यानी बेंट शेप, ऐसा जैसा देख रहे हो अभी। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने की टेंडेंसी रखता है? तो हाइड्रोजन बेचारा थोड़ा गरीब टाइप का इंसान है ना, और ऑक्सीजन के पास पावर अच्छी खासी है, इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा ले जा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ। ठीक है, ये बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये टूटा तो नहीं, टूट जाता तो इस पे प्लस और उस पे माइनस आता। ये सब बातें आपको समझनी पड़ेंगी। ये सब छोटी छोटी चीजें, आपके जो डाउट्स होंगे ना, वो अपने आप इन्हीं सब छोटी छोटे प्रॉब्लम्स और छोटे छोटे डाउट्स से आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। तो बेसिक टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं अगर आप स्टार्टिंग से ऐसे समझेंगे।
तो देखिए ये बॉन्ड अगर टूट जाता तो इस पे आता प्लस, इस पे आता माइनस। क्योंकि ये बॉन्ड टूटा नहीं तो हम हाइपोथेटिकली इसे ब्रेक कर रहे हैं। कैसे कि ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच रहा है तो उस पे पार्शियल चार्ज आ गया। ऐसे बनाने को बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज, ऐसे है ना। तो इसको बोलते हैं डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? जिस वजह से हम बोलेंगे कि डाइपोल क्रिएट हुआ। डाइपोल, दो डिफरेंट टाइप के चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहां फुल प्लस फुल माइनस नहीं है। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, सुना होगा आप लोगों ने। क्यों पोलर है? इसी वजह से पोलर है। ठीक है, तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। चलिए अब समझते हैं किसी आयनिक कंपाउंड को अगर मैं पानी में डालूंगा, आयनिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं? पोलर। क्यों? क्योंकि वो कैटायन एनायन में टूट जाते हैं। जो कैटायन एनायन में टूट सकते हो या जो कैटायन एनायन में पार्शियल चार्ज डेवलप करते हो उन्हें पोलर बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए ये पिक्चर समझिए। NaCl को पानी में डाला तो NaCl टूटेगा, Na+ और Cl-। फिर क्या होगा? NaCl में जब ये टूटेगा Na+ और Cl- तो Na+ को घेरेगा कौन? हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो Na+ को घेरेगा, O पे जो डेल- है ये ऑक्सीजन एटम हर तरफ से घेरने लग जाएगा। तो इसकी पिक्चर कुछ कैसी होगी? देखिए ऐसी होगी। Na+ को अब ये जो बनाया गया है ये वाटर का, ये वाटर में डेल नेगेटिव वाला यहां दिखा रहे हैं और डेल पॉजिटिव वाला यहां दिखा रहे हैं। तो क्योंकि मुझे चार्ज दिखाना है तो मैं यहां पर प्लस और माइनस से दिखा रहा हूं। ठीक है, वो मैंने ऊपर ही डिफाइन कर दिया कि ये डाइपोल है और परमानेंट पूरी तरह से प्लस और माइनस वाला चार्ज नहीं है। पूरी तरह से प्लस चार्ज किस पे आ रहा है? Na+ पे। तो वाटर डाइपोल करके ये बता रहा हूं। ठीक है, ये भी सब आप बॉन्डिंग में समझ जाओगे ऐसे क्यों बनाते हैं, ऐसा क्या होता है। तो Na+ को वाटर डाइपोल का नेगेटिवली चार्ज वाला घेर रहा है। तो आप अब ये भी सोच रहे होंगे Cl- के साथ क्या हो रहा होगा। देखिए Cl- को पॉजिटिवली चार्ज वाला घेर रहा है। समझ में बात आ रही है आपको? अब फंडा अब स्टार्ट होगा, कंसेप्ट अब स्टार्ट होगा, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि Na+ और Cl- में Na+ का साइज है छोटा और Cl- का साइज है बड़ा। तो Na+ गैसियस फेस में, ठीक है, गैसियस फेस में किसका साइज छोटा है? Na+ का, और Cl- का साइज बड़ा है। तो जिसका साइज छोटा होगा उसको ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे। समझ में आ रहा है? इस बात को लोग गलत तरीके से सोचते हैं कि जिसका साइज बड़ा होगा उसके बाहर की सरफेस बड़ी होगी तो वहां पर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। यह बात 12th पास आउट तक के बच्चे गलत समझते हैं। मैं हर साल पढ़ाता हूं और हर साल यह डाउट बच्चों का आता है और उसको रिमूव करता हूं। तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसलिए देखिए स्टार्टिंग से ही समझा रहा हूं। इसका साइज बड़ा है, आपको सरफेस से नहीं देखना है। क्यों? कोई जगह थोड़ी ना है जहां पर आके ऑक्यूपाई करेंगे। ये तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और फोर्स में अगर इसका साइज छोटा होगा तो इसका साइज छोटा होगा तो इसके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा वाटर डाइपोल्स को अट्रैक्ट कर पाएगा, इसलिए ऐसा बना। अब सोचिए गैसियस फेस में आप जिस सोडियम आयन को जानते थे उसका साइज ऐसा था और वाटर डाइपोल ने उसको घेर कर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसका साइज ऐसा बना दिया। समझ में आ रहा है? तो गैसियस फेस में जो छोटा था एक्वस सॉल्यूशन में उसी का साइज सबसे बड़ा आ गया। और यहां पर क्या होगा? यहां पर गैसियस फेस में इसका साइज बड़ा था लेकिन ज्यादा वाटर डाइपोल इसको नहीं घेर पाए, जिस वजह से इसका साइज उतना बड़ा नहीं हुआ। तो जस्ट अपोजिट हो गया
जो गैसियस फेस में जिसका साइज सबसे छोटा था, एक्वस सॉल्यूशन में उसी का साइज सबसे बड़ा आया। गैसियस फेस में जिसका साइज सबसे बड़ा था, एक्वस सॉल्यूशन में उसका साइज सबसे छोटा आया। समझ में आया आपको? क्या ये लॉजिक क्लियर है? जिसका साइज छोटा होगा, वाटर डायपोल उसको ज्यादा घेरेंगे, वो वाटर डायपोल से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से उसका हाइड्रेशन रेडियाई बढ़ जाएगा। जिसका साइज बड़ा होगा, वाटर डायपोल उसको कम अट्रैक्ट कर पाएंगे, कम अट्रैक्ट कर पाएंगे तो उसका हाइड्रेशन रेडियाई छोटा होगा। अब सीधा एक लाइन में समझो, जो अभी तक पढ़ा था गैसियस फेस में आयनिक रेडियाई का ऑर्डर या साइज का ऑर्डर, उसको जस्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, हाइड्रेशन रेडियाई का ऑर्डर बन जाएगा। समझ गए? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे Li प्लस से बड़ा, Na प्लस से बड़ा, K प्लस उससे बड़ा, Rb प्लस उससे बड़ा, Cs प्लस, ये ऑर्डर कहां पर है? ये ऑर्डर आयनिक साइज का है, लेकिन कहां पर होगा? गैसियस फेस में। हम कैसे समझेंगे कि गैसियस फेस में है या एक्वस सॉल्यूशन में है? अरे भाई, आपसे ऑर्डर पूछा जाएगा, तो अगर वो ऑर्डर बना के दिया जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि गैसियस फेस में है कि एक्वस सॉल्यूशन में है? अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो लिखेगा एक्वस, नहीं लिखेगा तो हम गैसियस मान लेंगे। कुछ ना लिखने का मतलब गैसियस। और अगर लिख रहा है एक्वस सॉल्यूशन में, बताओ हाइड्रेशन रेडियाई का ऑर्डर है, तो हम फिर उसको हाइड्रेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो सबसे बड़ा साइज एल्कली मेटल में सबसे बड़ा साइज किसका है? सीजियम आयन का। और सबसे छोटा साइज किसका है? लिथियम आयन का। तो बताइए वाटर डायपोल सबसे ज्यादा किसको अट्रैक्ट करेंगे? लिथियम आयन को। तो हाइड्रेशन रेडियाई को जब देखेंगे आप, एक्वस सॉल्यूशन में साइज का ऑर्डर देखेंगे, तो Li प्लस का सबसे बड़ा और Cs प्लस का सबसे छोटा, यानी ये एरो बदलते चले जाएंगे। देखिए ऐसा हो जाएगा। AQ डॉट का मतलब एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बड़ा लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबीनियम और सबसे छोटा सीजियम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर किसका है? ये हाइड्रेशन रेडियाई या आयनिक रेडियाई इन एक्वस सॉल्यूशन का ऑर्डर है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो वो मेरे साथ जल्द से जल्द डिस्कस कीजिए, टाइप कीजिए अपना डाउट, ताकि आपका डाउट घर में ही ना रहे, मेरे तक तुरंत पहुंचे और मैं उसका तुरंत इलाज करूं। एनी डाउट, एनी समस्या? अगर कोई समस्या है तो जल्दी से बताइए भाई। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। आयनिक मोबिलिटी, एक ये पॉइंट और समझ लीजिए। आयनिक मोबिलिटी करके भी सवाल आ जाते हैं। आयनिक मोबिलिटी डिपेंड अपॉन हाइड्रेशन रेडियाई, है ना? तो हाइड्रेशन रेडियाई पे आयनिक मोबिलिटी कैसे है? देखिए, अगर हम आयन की मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे पिछले टर्न पे ही मैंने बोला था, सॉलिड NaCl डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? सॉलिड NaCl, अगर नहीं पता है तो एक बार फिर सुन लीजिए। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सॉलिड स्टेट में होगा तो नहीं करेगा, मॉल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो करेगा। 3 इडियट देखी है ना? तो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब बात आती है आयनिक मोबिलिटी होता क्या है? मुझे तो बिल्कुल नहीं पता आयनिक मोबिलिटी क्या होती है। नाम से समझ में आ रहा है, आयनिक मोबिलिटी यानी आयन के मूव करने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी। तो वो किस पे डिपेंड करेगी? एक्वस सॉल्यूशन या हाइड्रेशन रेडियाई पे डिपेंड करेगी। एक्वस सॉल्यूशन ही वो मीडियम होगा जहां पर वो उसको मोबिलिटी उसकी देखने को मिलेगी। हालांकि ये गैसियस फेस में भी हो सकता है, ये क्वेश्चन में क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होने वाला है। जिसका साइज सबसे छोटा होगा वो आसानी के साथ कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर में मूव कर सकता है, घूम सकता है ना? ये तो वही बात हो गई कि एक जो पतला इंसान है वो कहीं पर भी एडजस्ट हो सकता है, और जो मोटा इंसान है उसको क्या है,
उसको स्पेस चाहिए, हर जगह के लिए स्पेस चाहिए, है ना। तो जिसका आयन का साइज छोटा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा आएगी, और जिस आयन का साइज बड़ा होगा उसकी आयनिक मोबिलिटी कम होगी। चलिए समझते हैं। स्मॉलर द कैटायन इन एक्वस मीडियम हैज मोर आयनिक मोबिलिटी, स्मॉलर कैटायन मूव फास्टर। वही सारी बातें आपको जो बताई मैंने वही लिखा हुआ है। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, लेकिन ये बात कहां लगेगी? इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में। ओके, गैसियस फेस होगा तो फिर गैसियस फेस में भी वही फंडा तो वही है, साइज छोटा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। मान लीजिए अगर मुझसे कोई बोल रहा है कि नहीं गैसियस फेस में बताओ, तो भाई गैसियस फेस में जिसका साइज सबसे छोटा है उसकी अच्छी मोबिलिटी है, तो आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उससे क्या होगा? कंडक्टिविटी अच्छी आएगी, कंडक्टिविटी अच्छी आएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस उतना ही कम, रेजिस्टिविटी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। मे बी पॉसिबल मैंने कंडक्टिविटी पढ़ाया, एग्जाम में आ गया रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बताओ, अरे उल्टा कर देना यार। अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? सबसे कम। समझ में आ रहा है? ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी। चलिए देखिए, तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे छोटा साइज किसका है? एक्वस में, तो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे छोटा साइज होता है सीजियम का। क्यों? क्योंकि सीजियम आयन का गैसियस फेस में सबसे बड़ा साइज होता है, तो इसी को सबसे कम हाइड्रेशन मिला होगा, तो इसी का साइज सबसे छोटा। तो स्मॉल साइज है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, और इसका साइज सबसे बड़ा है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम। समझ में आ रहा है? यही काम अगर गैसियस फेस में देखोगे तो इसका रिवर्स पाओगे। चलो जल्दी से नोट कर लो ये भी कंडक्टिविटी वाली बात। कंडक्टिविटी का भी ऑर्डर जल्दी से नोट कर लीजिए ये। तो ऐसे कंपेयर किया जाता है कंडक्टिविटी। समझ पा रहे हैं सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया? आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो खत्म हो गया अपना एटॉमिक रेडियस। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे आ रहे हैं, सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अब बाकी सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जल्दी जल्दी खत्म होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये समझना है। चलिए तो थोड़ा सा शेल बना लेते हैं, उससे समझते हैं कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा क्या है? न्यूक्लियस है ना। ये अलग से शेल जैसा लगेगा तो इसको हटा दे रहा हूं, इसमें सिर्फ प्लस लिख दे रहा हूं। ये लीजिए, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये शेल हो गई। n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये सब शेल है। सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? कुछ भी बुकिश लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को जो मॉड्यूल मिले हैं उसमें थ्योरी बहुत कम है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। वो स्पेशली डिजाइन ही इसी पर्पस से की गई है कि थ्योरी तो यहां हम पढ़ाते हैं, तो थ्योरी हम सब यहां पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है ना, मैथ में, बायो में। मैथ में तो थ्योरी नहीं होती, कॉन्सेप्ट ही है, सवाल है। तो थ्योरी हम लोग अगर यहां पढ़ा रहे हैं तो आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। नोट्स अगर बन गए अच्छे से, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना लिखते जा रहे हैं, नोट्स अपने मेंटेन करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, 11th में कह रहा हूं, 12th में भी कह रहा हूं, यहां तक कि 12th पास आउट वालों को भी कहता हूं। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो मैं बताता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं, वो सारे टॉपिक आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए, कवर होने चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। किताबें मेरे को बोलोगे तो मेरे को बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं किताबों के, बहुत अच्छे अच्छे नाम आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम मैं आपको बता दूंगा। आपका बजट भी अच्छा खासा बढ़ा भी दूंगा और आपको भी बड़ा मजा आएगा कि यार सर ने ऐसे ऐसे नाम बताएं कि भाई कोई भी इंडियन ऑथर नहीं है, सब फॉरेन ऑथर हैं। इसका मतलब सर को बहुत अच्छे से सब कुछ आता है, क्योंकि सर ने सारे फॉरेन ऑथर वाले किताबें के नाम हमें बताए हैं। लेकिन उससे क्या होगा? वो फॉरेन ऑथर वाली किताब आप ले आएंगे, स्टार्टिंग में वो नई नई लगेगी, नए नए चमकीले पन्ने होंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और क्योंकि हर टॉपिक बिल्कुल डेप्थ में, बिल्कुल डिटेल में दिया गया है, कई बार तो उसका अपने तैयारी से कोई लेना देना भी नहीं है,
ऐसे ऐसे टॉपिक को भी डिटेल में दिया गया है। फिर आप मेरे को मैसेज करके पूछोगे सर इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। फिर अगर मैं बता भी दूंगा कि ये पढ़ो तो वो भी इतना ज्यादा लिखा है क्योंकि वो समरी के फॉर्म में नहीं लिखा है, तो वो भी इतना ज्यादा लगेगा कि सब पढ़ना वढ़ना बंद कर दोगे। फिर आपकी जो बुक शेल्फ है ना वो सिर्फ सुंदर लगी होगी। तो पड़ोसी वाले शर्मा जी या मिश्रा जी आएंगे तो कहेंगे लड़का पढ़ता है, इसका मतलब तैयारी बढ़िया कर रहा है, सब फॉरेन ऑथर वाली किताबें लगाया हुआ है। तो जहां पढ़ने जा रहा है वो भी बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है और लड़का इस समय बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। तो अगर ये शो ऑफ करना चाहते हो तो मेरे को मैसेज करना, मैं बहुत सारे ऑथर के नाम बता दूंगा, ठीक है। और अगर सही से पढ़ना चाहते हो तो जो पढ़ा रहा हूं उसको नोट करते जाओ, उससे अच्छा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, ये बात मान लो। और नहीं मानोगे तो अभी जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे और कंप्लीट होता जाएगा सारी चीजें, ये समझ में आता जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज मैं तो बिल्कुल सीधा कहता हूं, घुमाने फिराने का कोई मतलब नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग नोट कर रहे हैं। अगर आपका असाइनमेंट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ अगर मेरे पढ़ाए हुए नोट से आपके बन जा रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कुछ और पढ़ने की? क्या पढ़ोगे? कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर एक्स्ट्रा आपके पास टाइम ज्यादा है तो क्या किया जाए? टाइम ज्यादा है तो यार कहानी पढ़ोगे क्या? टाइम ज्यादा है तो क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन कम पढ़ते हो वो बताओ। मेरे पास क्वेश्चन खूब सारे हैं तो एक के बाद एक असाइनमेंट DPP और ज्यादा बढ़ा दूंगा। जिसके पास अगर ऐसा लग रहा हो कि सर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है इसके बाद भी हम क्या करें, यार क्वेश्चन लगाओ ना। क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे, उससे सिलेक्शन होगा, ना कि स्टोरी पढ़ने से, ना कि थ्योरी पढ़ने से। थ्योरी किसे पढ़नी चाहिए? मुझे पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पढ़ाना है। कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी तरीके का सवाल ला सकता है, तुम्हें पढ़ाना नहीं है। तुम्हें दुनिया जहां की थ्योरी नहीं पढ़नी है, तुम्हें सिर्फ उतनी थ्योरी पढ़नी है जो तुम्हारे काम की है, जिससे तुम्हारा सिलेक्शन होगा, और उतनी थ्योरी तुम्हें पढ़ाई जा रही है। समझ गए? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल, यानी कि ये किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल से मुझे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का होल्ड होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्री में तो नहीं निकल आएगा, यानी मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो सपोज ये सिस्टम है और जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी हम सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, और जब सिस्टम हमें एनर्जी देता है तो वो नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पर मैं आपको हीट एनर्जी की बात बता रहा हूं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट एनर्जी या एंथैल्पी चेंज, सबसे बेटर वर्ड तो है एंथैल्पी चेंज। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम सिस्टम को एनर्जी जब कभी भी देंगे, थर्मोडायनेमिक्स में भी यही होगा, जब सिस्टम को हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो प्रोसेस कैसा होगा? एंडोथर्मिक, यानी हम एनर्जी दे रहे हैं, डेल्टा H पॉजिटिव। और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो एंथैल्पी चेंज कैसा होगा? डेल्टा H कैसा होगा? नेगेटिव, यानी हीट एनर्जी रिलीज। अब बात समझते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की वजह से बंधा हुआ है। अगर मैंने ये जितनी एनर्जी से, जितने फोर्स से बंधा हुआ है उससे थोड़ी भी ज्यादा एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, निकाल सकते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? रटना नहीं है बिल्कुल भी, डेफिनेशन क्या बनेगी? वो मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, अब यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल लिखा, और अगर स्कूल में लिख के आओगे तो टीचर्स यही ढूंढते रहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में। यहां तक लिखा, मिलेगा 0। क्यों?
क्योंकि आपने यह बात नहीं बताई कि एटम अकेला होना चाहिए और एटम गैसियस फेस में होना चाहिए। मान लीजिए एटम किसी दूसरे के साथ बाइंड अप है, अगर एटम किसी दूसरे के साथ बाइंड अप है तो उसकी भी ताकत लग रही होगी इस पे, तो हो सकता है मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही हो। अगर सॉलिड फेस में होगा तो हो सकता है, और हो सकता क्या होगा ही, गैसियस फेस के रिस्पेक्ट में और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी हो। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि एटम कैसा होना चाहिए। एटम अकेला होना चाहिए, गैसियस फेस में होना चाहिए। यह बात आप लिख दोगे अगर स्कूल लेवल में तो टीचर खुश और तुरंत फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और इस काम को करने के लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल की जरूरत होती है, एंड द रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू डू दिस वर्क इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर कोई बोले आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ठीक है, वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द रिक्वायर्ड वर्क डन, एंड ये काम को करने में जितना वर्क डन लग रहा है वही हमारा क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। कहीं कुछ रटने की जरूरत पड़ी कुछ नहीं, आपको बस ये डायग्राम देखना है। ये एटम है, एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड, अकेला, गैसियस फेस में होना चाहिए। ऐसे में उसकी वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी कम से कम एनर्जी लगेगी वही क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी। कम से कम एनर्जी लगेगी क्यों, क्योंकि भाई वो उसके साथ बाइंड अप है, तुम निकालना चाहते हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी एक कैसा प्रोसेस होगा, आयनाइजेशन एनर्जी के दौरान प्रोसेस कैसा होता है, द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक बिकॉज हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, अब आप लिख लीजिए जो डेफिनेशन के फॉर्म में मैंने बताया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी। अब अगर एटम की आउटर मोस्ट शेल से भी वो बाहर आ गया तो उसके आगे क्या है, सब कुछ इंफिनिटी। फ्रॉम ओनली आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, IE से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू आयनाइज द एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। नोट कीजिए जल्दी से, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मेटल था, गैसियस फेस में है, M मेटल है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन कौन देगा, मेटल, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के पास से ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। तो मेटल जो गैसियस फेस में है, ये मेटल एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम देखिए है, इसीलिए मैंने एटम लिखा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मेटल आयन बन जाएगा गैसियस फेस का ही। इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज होता है डेल्टा H, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। और वो एंथैल्पी चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमने एनर्जी दी है, तब वो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, निकला है, बाहर आया, एक्साइट हुआ है। ओके, हीट ऑफ रिएक्शन, ये बात मैंने आपको बताई दी, जब कभी भी डेल्टा H पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, और जब कभी भी डेल्टा H नेगेटिव होगा, हीट एनर्जी रिलीज, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। जल्दी से नोट कीजिए ये सब। यहां तक क्लियर हुआ? मैं समझ रहा हूं ज्यादा पढ़ाऊंगा तो अभी और ज्यादा गड़बड़ होने लग जाएगा, तो बेटर है कि यहीं पे थोड़ा सा एंड करता हूं। खैर, इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से और समझ लीजिए। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी वाली बात समझ में आ रही है? अब देखिए फिर जेड इफेक्टिव आ रहा है और फिर ऑर्डर आ रहा है, तो ऑर्डर पे ध्यान नहीं देकर किस पे ध्यान देंगे, जेड इफेक्टिव पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, क्योंकि सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला था।
हालांकि हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ये सब बताया था, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम EV0 पर मोल पर एटम होता है। इसको अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना हो, जूल पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को अगर मुझे जूल पर एटम में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतने ही जूल बनेंगे। इसको आप चेक कर सकते हैं, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको ये बताया भी था कैसे आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे इतने जूल क्रिएट होते हैं। इसको अगर मैं किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहूं तो आप लोग को ये शॉर्टकट बताया था, 96 पॉइंट समथिंग होता है, अप्रॉक्स समझ लीजिए 96। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 96 किलो जूल पर मोल होता है। जितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसमें 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलो जूल पर मोल आ जाएगा, किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होती है, कन्वर्ट की जा सकती है जूल पर एटम किलो जूल पर मोल में। ओके, चलिए अब सीखते हैं आज के लेक्चर का अपना लास्ट टॉपिक, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे अभी मैंने आपको आयनिक रेडियस में बताया कि मेटल M था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, M+ हो गया, फिर उस M+ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यही सक्सेसिव है। तब मैं आपको रेडियस के बारे में बता रहा था। अब मैं आपको उसी में आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है ये तो समझ में आ गया ना। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए देखते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी को समझते हैं। यहां पर भी मैं शेल का ये डायग्राम कंसीडर कर ले रहा हूं, इससे समझाने में आसान रहेगा। तो ये मेटल था, आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये बन गया M+। दिस इज कॉल्ड IE1, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं मेटल से नहीं M+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं, M+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूं तो बन जाएगा M2+, और अब बोला जाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसमें कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन होगा कि सर आपने तो बताया था आयनाइजेशन एनर्जी उसे कहते हैं जो आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकाला जाए, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। यहां तो आयन से निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आइसोलेटेड गैसियस एटम से निकालेंगे तो हम बोलेंगे IE, सिंपल आयनाइजेशन एनर्जी। जब आयनाइजेशन एनर्जी में 1, 2, 3 ये सब लगने लग जाए तो समझ जाना कि वहां स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अच्छा, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, M से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बनेगा? M2+। क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ निकल गए? एक एक करके स्टेप वाइज समझ रहे हैं। पहले M से एक इलेक्ट्रॉन निकला M+, फिर M+ से एक और इलेक्ट्रॉन निकला M2+। तो यह कहलाएगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लेते हैं, चलो, तो यह कहलाएगा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना, ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझना। यहां इलेक्ट्रॉन और लिख लेंगे। मुझे कंपेयर करना है IE1, IE2 और IE3। क्या आप में से सभी लोग कमेंट करना चाहेंगे? IE1, IE2, IE2, IE3, IE1, IE2, IE3 में कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है? कहां पर इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? कहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? देखिए, M से M+ बनाया, एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। M+ से M2+ बना रहे हैं, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। M2+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर ही M3+ बना रहे हैं। सब में इलेक्ट्रॉन तो एक ही निकाल रहे हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि IE1 बराबर IE2 बराबर IE3? क्या ऐसा लिखना सही होगा?
या गलत होगा? बताइए भाई। चलिए देखते हैं कितने लोग जवाब दे पा रहे हैं। गुड। मैक्सिमम लोगों ने मुझे गलत साबित किया, और यही मैं चाहता था, मुझे गलत साबित करिए। यह बिल्कुल गलत लिखा है। IE1, IE2, IE3 कैसे बराबर हो सकते हैं? चलिए समझते हैं, इस बात को डिटेल में समझते हैं। यह एक आइसोलेटेड गैसियस एटम M है। इसकी वैलेंस शेल से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, इसकी वैलेंस शेल से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा तो M+ तैयार हो जाएगा। समझ गए? वो कहलाएगा IE1। और जब मैं दोबारा M+ से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये M+ से निकाल रहा हूं, M से नहीं निकाल रहा। अब कंडीशनें उतनी सुटेबल नहीं है। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन कम होने के बाद इसका Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्यों? प्रोटॉन तो उतने ही रहे न्यूक्लियस में, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो P/E रेशियो बढ़ा। P/E रेशियो बढ़ा, इसका मतलब Z इफेक्टिव बढ़ा। अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो अब मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में। कहां से? वैलेंस शेल से ही। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब IE1 से बड़ा IE2 और M2+, मान लो ज्यादा एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया, और अब मैं फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं M2+ से। M2+ से अगर फिर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। यानी IE1 से बड़ा IE2, उससे बड़ा IE3। समझ में आया? जिनको अभी भी नहीं समझ में आया उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी। एक घर में एक इंसान के 3 बच्चे हैं, एक छोटू, एक उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा। मम्मी पापा 3 बच्चे। ठीक है? घर में पापा का रवैया सख्त है और मम्मी मॉडरेट है। अब बड़े वाले बच्चे को जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है, उसको लग रहा है यार पापा बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, और पापा वाकई में सख्त हैं। तो रिस्ट्रिक्शन लगा लगा के इतना, तो सोचता है 12th हो जाए उसके बाद मैं घर से भाग जाऊंगा, कहीं ना कहीं कॉलेज में एडमिशन लूंगा और घर से भाग जाऊंगा। 12th हुआ, उसका JEE में सिलेक्शन हो गया, IIT निकल गया। ठीक है? आप लोग ऐसा नहीं समझना IIT की बात कर रहा हूं, नीट भी, नीट एस्पिरेंट होगा तो नीट है ना, तो मेडिकल कॉलेज भाग गया, यानी वो घर से भाग गया। अब जब घर से भाग गया तो पहले पापा का जो डिसिप्लिन था, पापा का जो होल्ड था, वो तीनों बच्चों पे रहता था। सभी पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं, कहां बाहर जा रहे हैं, कितने टाइम तक बाहर रह रहे हैं। एक बच्चा तो भाग गया, वो तो पिंजड़े से हो गया आजाद। अब कितने बचे? 2। तो अब बताइए पापा का डिसिप्लिन उन पे अच्छा खासा रहेगा ना, क्योंकि अब पापा क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। ध्यान ज्यादा दे पाएंगे। ध्यान ज्यादा देने का मतलब Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव बढ़ गया क्योंकि अब तीसरे बच्चे पे ज्यादा बात नहीं करनी है। और वैसे भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पापा उससे यही पूछते हैं, हाँ बेटा पढ़ाई लिखाई सही चल रही है। अब हॉस्टल फोन करेंगे तो ये थोड़ी ना कहेंगे क्या करते हो क्या नहीं करते हो। ज्यादा कहा तो उसके बाद फिर फोन लगेगा भी नहीं, है ना। इस नंबर पे सभी सुविधाएं व्यस्त हैं, खराब हैं, तो ऐसा होने लग जाएगा। तो बेहतर यही है कि थोड़ा बहुत पूछा जाए। तो अब जो बाकी के 2 बच्चे हैं उन पे ध्यान दिया जाए। Z इफेक्टिव बढ़ा तो इसका मतलब अब घर में अच्छा खासा और डिसिप्लिन हो गया। और अब जो छोटा वाला बच्चा था उसके ऊपर भी संकट मंडराने लगा। देखो भाई, तुम्हारा भाई जो था उसको बेस्ट मेडिकल कॉलेज और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मिला है, और तुम बेटा अब 8 घंटे से कम नहीं पढ़ोगे। 8 घंटे तक पढ़ना है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तभी तुम भी भैया की तरह इंजीनियर या डॉक्टर बन पाओगे। देखो आ गया प्रेशर, यानी Z इफेक्टिव पापा ने बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है। तो पहले जितनी आजादी उसे मिलती थी तीनों भाइयों में, अब सेकंड वाला जो बच्चा है अब वो सोच रहा है यार मेरा 12th भी हो जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए, कम से कम यहां से तो बाहर भागे।
और ठीक उसी तरह से जो छोटू होगा हमारा, बाद में वो फंसेगा। तो एक ही बच्चा है, अरे भाई अब क्या कहना है, जॉब के बाद सारा का सारा टाइम छोटू के साथ, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा है, सारा ध्यान उसी पे रखा जाएगा। यानी कि IE1 से बड़ा IE2, IE2 से बड़ा IE3। क्लियर हुआ? समझ में आया? हाँ गलत सर, गलत इसलिए था, वो जानबूझ के मैंने यहां इसलिए ही लिखा था। हर साल लिखता हूं बेटा, ऐसा नहीं है ना, हर साल गलत लिखता हूं, फिर काटता हूं अपना ही लिखा हुआ। ये मेरा पढ़ाने का अलग तरीका है। मैं चाहता हूं कि कुछ लोग फंस जाएं और कह दें हाँ में हाँ मिला दें, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, IE1 बराबर IE2 बराबर IE3, इसीलिए ऐसे लिखता हूं। ओके, आपको भी बहुत जल्दी आदत पड़ जाएगी और आप समझने लग जाओगे क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। तो ये था हमारा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक सभी को क्लियर? तो इस आज का लेक्चर हम इसी टॉपिक के साथ यहीं पर एंड करते हैं। अभी आयनाइजेशन एनर्जी फिनिश नहीं हुआ, अभी मुझे पीरियोडिक ट्रेंड और एक्सेप्शनल केस भी बताने हैं। यहां तक अच्छे से रिवाइज करके बैठिएगा अगली क्लास में। ओके, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।